नमस्ते बच्चों, जेडबली मेन सेकंड सेशन के एग्जाम के डिटेल्स आ चुके हैं। आई एम वेरी श्योर सभी लोगों ने अपना एग्जाम स्लॉट देख लिया रहेगा। सो नाउ द काउंट डाउन हैज बिगिन। आपके पास अब गिने चुने दिन बचे हैं और लास्ट के कुछ दिनों में आप लोग सेशन वन के पेपर्स सॉल्व करते हुए होने चाहिए। और आप ही के लिए मैं लेकर के आया हूं फिजिक्स का जेडबल मेंस फर्स्ट सेशन का 22 जनवरी का शिफ्ट टू का सोल्यूशन। बच्चों, बी रेडी विद योर सॉल्विंग बुक। आप मेरा वीडियो पूरा देखते हुए नहीं बैठेंगे, पॉज करेंगे, सवाल देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर वेरीफाई करेंगे। नहीं आया तो ही वीडियो देखेंगे। ऑलराइट, प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेंस लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस टुगेदर. So without wasting any time, let us enter into the first question. The question from heat module says the two boxes containing the ideal gas A and B such that their temperature, pressure, and number densities are same. The molecular size of A is half that of B, and the mass of molecule A is 4 times that of B. The collision frequency in gas B is given, then the collision frequency in gas A is. बच्चों, ये थोड़ा सा हटके सवाल पूछा गया है. This is not a typical question which we see in the heat module. First of all, we need to understand very clearly what exactly is a collision frequency. गैशियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, तो रैंडम मोशन में जब वो मूव करते हैं तो उसकी स्पीड को हम सीआरएमएस के मदद से समझते हैं. एंड स्पीड इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ के टर्म्स में समझते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट द टाइम बिटवीन टू कोलिजन, जिसको मैं टाइम पीरियड या टाइम बिटवीन द टू कोलिजन ही सही वर्ड रहेगा, एंड जिसको टी या टाउ सिंबल दिया जाता है. सो बच्चों, दैट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल between two collision is called as a collision frequency. So 1 upon t is basically f, और लैम्बडा मीन को यहां पर लेफ्ट में ले लेंगे. सो आई विल बी गेटिंग CRMS डिवाइडेड बाय लैम्बडा मीन. So what exactly is the collision frequency? I hope that part is very clear. दो गैसेस के बारे में बात हो रही है, मतलब हमें रेशियो लेने के बारे में सोचना है. सो CRMS का पहले तो फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए. एंड द फॉर्मूला ऑफ द CRMS इज अंडर ऑफ 3RT by m naught, and then the mean free path lambda mean का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर. सो बच्चों, एज पर द क्वेश्चन, द टेम्परेचर इज सेम, द नंबर डेंसिटी इज सेम, तो ये वाला टर्म रेशियो में कट जाएगा, ये वाला टर्म रेशियो में कट जाएगा. 3r इज अ कांस्टेंट, √2 पाई इज अ कांस्टेंट, वो भी रेशियो में कट जाएगा. सो बचेगा CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m0, और यहां से बचेगा लैम्बडा मीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. एंड एज पर द क्वेश्चन, द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट, एंड एज पर द क्वेश्चन द साइज, और यू कैन से द डायामीटर इज ऑल्सो डिफरेंट. सो ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप यहां ले लेते हैं. CRMS is inversely proportional to √m0, so F is proportional to √m0, and lambda mean is inversely proportional to d square, but lambda mean denominator में है, इसीलिए d square will be coming in the numerator. And now let me take the ratio.
the collision frequency of A divided by collision frequency of B is equals to under root of m naught B upon m naught A multiplied by diameter of A upon diameter of B, the whole square. FA divided by the collision frequency of B is given as a 32 into 10 raised to 18 is equals to under of molar mass of A is 4 times that of B. So A की जगह पे 4 times that of B. So ऊपर नीचे B और B कट जाएगा. Multiplied by the size of A is half. A का size is a half that of B. So ऊपर नीचे B और B कट जाएगा. So we will be getting FA is equals to 32 into 10 raised to 18 multiplied by 4 का square root is a 2 and half का square is a 1 upon 4. 4 दूनी 8, 8 चौक 32. 4 into 10 raised to 18 is what we are getting, and the 4 into 10 raised to 18 is our final correct answer. सवाल बच्चों हीट मॉड्यूल को बिलोंग करता है और इसको मैं मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा क्योंकि ये कोई टिपिकल टर्म या टिपिकल फॉर्मूला हमने याद नहीं रखा है. पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, and then you reach to the proportionality relationship, and then the calculation is not that challenging. All right, so good start to our paper. Let's move on to the second question. A uniform bar of a length 12 centimeter and a mass 20 m lies on a smooth horizontal table. The 2-point masses m and 2m are moving in the opposite direction with the same speed v in the same plane as the bar as shown in the figure. These masses strikes the bar simultaneously and get stuck to it. After collision, the entire system is rotating with an angular frequency omega. Then the ratio of the v and omega is. बच्चों सवाल रोटेशनल मोशन के बेसिस पे पूछा गया है और ये एक रॉड और ये 2 मासेस हमारा सिस्टम है और सिस्टम के अंदर एक दूसरे के साथ वो टक्कर कर रहे हैं. एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है और जब भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो तब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट विच मस्ट कम टू योर माइंड. ऐसे कई सारे सवाल जो है हमने प्रिपरेशन के दौरान डिस्कशन में लिए हैं. सो अगर ये स्ट्राइक होता है तो आगे बढ़ने का, अदरवाइज लीव एंड नेक्स्ट. बच्चों इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is equals to final angular momentum of the system, that is a LCAM. Initially the rod is at rest, the masses are moving, so we will be having initial angular momentum of these masses. और मैं ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जिसके अबाउट आपका रॉड फिक्स है. ऑलराइट, फिक्स है क्या? These masses strike the bar simultaneously and get stuck to it. After the collision, the entire system is rotating. So it will be rotating about the center of the rod. So initially, angular momentum, because of the translational motion of the masses and translational motion की वजह से
एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर साइन थीटा पहले मास का, प्लस एम वी आर साइन थीटा दूसरे मास का, और फाइनली ये दोनों रॉड के साथ चिपक जाएंगे और पूरा सिस्टम रोटेट करेगा। सो रोटेशनल मोशन के साथ जुड़ा हुआ एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। m1 is a 2m multiplied by v is the velocity given in the question multiplied by position vector. So basically velocity ये डायरेक्शन में है, तो c से इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर लेता हूं तो मेरे को v वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल भी मिल जाएगा। सो माय पोजीशन वेक्टर इज अ 2 सेंटीमीटर multiplied by sine 90 plus the mass is m multiplied by v is the velocity multiplied by I take the 4 centimeter as a position vector. So I get the angle as well. The angle will be a 90 degree. That is equals to moment of inertia of the system is nothing but the moment of inertia of a rod, which is a ml square by 12, and the mass of the rod is a 20 m. Length of the rod is a 12 by 12 plus moment of inertia of this mass. It is a point mass and hence point mass का moment of inertia m r square होता है. So m multiplied by r is a perpendicular distance which is a 4 plus तीसरे वाले मास का वैल्यू है 2m and a perpendicular distance है 2 centimeter. So it is a 2m multiplied by 2 centimeter, the whole multiplied by omega. So this is becoming 4 mv plus 4 mv is equals to 112 का कैंसिलेशन हो जाएगा 240 m plus 16 m plus 8 m multiplied by omega. So this is a 8 mv is equals to 240 plus 16 256 plus 8 264 m omega. So m and a m is getting cancelled. So we are getting omega is equals to 8v by 264 और हमें v बाई ओमेगा का रेशियो चाहिए. सो v बाई ओमेगा का रेशियो आएगा 264 डिवाइडेड बाई 8 एंड द 264 डिवाइडेड बाई 8 4 132 4 तिया 12 एंड वापस से 3 33 should be our final correct answer, and 33 is our final correct answer. The question belongs to the rotational motion and I am classifying under the medium category question because काफी कुछ सोचना है, काफी कुछ छोटा छोटा कैलकुलेशन चैलेंज है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, and hence I am putting it under the medium category. All right, back to back the medium category questions we are having. Let's see what exactly we get in the entire paper. The next question: the smallest wavelength of the Lyman series is a 91 nano. The difference between the largest wavelength of Paschen and Balmer. So बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का यह सवाल है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला 1/लैम्बडा r इन द ब्रैकेट 1/p² माइनस 1/n² और लाइमन सीरीज का हमें मिनिमम स्मॉलेस्ट वेवलेंथ बोला है. सो 1/लैम्बडा लाइमन मिनिमम इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट p1 होता है लाइमन सीरीज का और मिनिमम वेवलेंथ के लिए आपका ट्रांजिशन इंफिनिटी से होना चाहिए तो n विल बी इंफिनिटी.
So 1 upon infinity is a 0. So we get a lambda Lyman minimum is equals to 1 upon r. इसको अब याद रख लिया जाए. अब मतलब याद इन द सेंस ये सवाल के लिए याद रखना है बराबर, परमानेंटली कोई ऐसा फॉर्मूला याद नहीं रखना है. अब हमें चाहिए 1 अपॉन लैम्बडा पास्चन मैक्सिमम. सो बच्चों पास्चन सीरीज में ट्रांजिशन थर्ड लेवल पे होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर इज अ 9, और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए इमीडिएटली हायर लेवल से ट्रांजिशन होना चाहिए. सो n इज अ 4 का स्क्वायर इज अ 16. सो दिस बिकम्स r 16 minus 9 7 divided by 9 into 16. So this is a lambda Paschen max is equals to 16 nines are 144 divided by 7r, and then we need a Balmer. So now 1 upon lambda Balmer maximum is equals to r. in the bracket Balmer series में सेकेंड लेवल पे पहुंचना है तो 2 का स्क्वायर इज अ 4 माइनस मैक्सिमम के लिए इमीडिएटली हायर लेवल मतलब थर्ड लेवल से ट्रांजिशन होना है, सो 3 का स्क्वायर इज अ 9. सो दिस बिकम्स 1 अपॉन लैम्बडा बाल्मर मैक्स इज इक्वल्स टू आर. 9 minus 4 is a 5 divided by 9 into 4 is a 36, taking a reciprocal. So we get a lambda Balmer maximum is equals to 36 upon 5r, और हमें ये दोनों का डिफरेंस पूछा गया है. डिफरेंस पूछा गया है. सो सॉरी, लैम्बडा पास्चन मैक्सिमम माइनस लैम्बडा बाल्मर मैक्सिमम is equals to 144 upon 7r minus 36 upon 5r. So क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 5 35 r, और 1 अपॉन आर का वैल्यू लैम्बडा लाइमन मिनिमम मतलब 91 सब्सटीट्यूट करेंगे. सो दिस बिकम्स 144 फाइजा 144 टेंजा 1440, तो फाइजा उसका आधा 1440, तो ये बनेगा 720. सही है. 5 चौका 20 2 22 2 7 परफेक्ट. 36 7 जा 42 4 25 the whole divided by 35 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आर की जगह पे 91, 1 अपॉन आर की जगह पे 91. एंड नाउ I hope this calculation will be easily manageable. And if you look at the option 1700, 1800, 1200, 1500, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत भी नहीं है. सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, एंड यू गेट द आंसर. द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई, एंड दिस ऑल्सो आई एम पुटिंग इट अंडर द मीडियम कैटेगरी बिकॉज हमें फॉर्मूला 1 बार 2 बार 3 बार और कैलकुलेशन भी जो है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, समय लेने वाला कैलकुलेशन है. सो स्टार्टिंग में ही बैक टू बैक 3 क्वेश्चन मीडियम लेवल के आए हैं. ओपन ऑर्गन पाइप V3 and a V6 are the third and the sixth harmonic frequency. So this I feel it is a nu 3 and the nu 6. Nu is a symbol of the frequency. ओपन ऑर्गन पाइप है बच्चों, तो उसमें 6th हार्मोनिक इज अ 6, ओके सॉरी, न्यू 6 माइनस न्यू 3, न्यू 6 माइनस न्यू 3 का वैल्यू इज गिवन टू अस एज अ 2200 हर्ट्ज. बच्चों 6th हार्मोनिक
is a 6 times the fundamental frequency, और ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होता है. थर्ड हार्मोनिक is a 3 times the fundamental frequency is equals to 2200. 6V minus 3V is a 3V by 2L is equals to 2200. सवाल में हमें V स्पीड ऑफ साउंड दिया है और लेंथ ऑफ द पाइप पूछा है. सो दिस बिकम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 330 डिवाइडेड बाय 2. वहां से 2200 को नीचे ले लिया और राइट हैंड साइड में आएगा L नॉट. ये 0 और ये 0 गया. 11 3 जा 33, 11 20 जा 220, 3 multiplied by 3 is a 9, 2 multiplied by 20 is a 40. The answer is in the meter. We want the answer in the millimeter. So मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे तो हमारा 0 0 जाएगा. 4 और 100 का कैंसिलेशन होकर के 25 एंड द 25 9 जा is a 225 is our final correct answer. This is the question belongs to the waves, and these are the questions which we love the most. A super easy category question, a straightforward formula, substitution and answer. Next सवाल सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स में से पूछा गया है. इनपुट्स दिए हैं ABCD 4 इनपुट्स और आउटपुट हमें निकालने का है. बच्चों इस सवाल को हम कहीं सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. बूलियन एक्सप्रेशन एक तरीका, ट्रूथ टेबल दूसरा तरीका. जो अप्रोच आपको क्लिक हो वो अप्रोच से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं. सो लेट मी शो यू द ट्रूथ टेबल अप्रोच. यह है A B, यहां पे बोल दिया मैंने C D E F and Y is the output. And now how to draw that truth table. A B, A और B का AND operation is a C, A dot B. C का NOT operation is a D, which is a C bar. Similarly, C, D, C और D का OR operation is a E, and then ऊपर से मिला D, यहां से मिला E. D और E किसको दिए गए हैं तो आंसर है D और E. एंड गेट को दिए गए हैं तो पहले अपन इतना सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में D और E से F मिलेगा. कैसे तो आंसर है एंड ऑपरेशन करके D डॉट E और फिर नॉट गेट लगाया गया है. सो जो F आएगा उसका नॉट मतलब बार विल गिव अस द फाइनल आउटपुट. सो दिस इज हाउ we will draw the truth table. Look at here. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1. नाउ पहले हमें करना है एंड ऑपरेशन. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. फिर उसका करना है नॉट ऑपरेशन म्हणजे उल्टा. ये दोनों का हमें करना है और ऑपरेशन. 0 + 0 0 1 1 1. फिर D और E का करना है एंड ऑपरेशन. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0. और फिर इसका करना है नॉट ऑपरेशन मतलब उल्टा. सो 1 0 0 1 1 0 0 1 is our final correct answer. The second option is our final correct answer. The question belongs to the semiconductor and I am putting it under the easy category question provided you know the truth table approach. The 5-point charges, each having the charge Q, are placed at the vertices of the pentagon as shown in the figure.
the electric potential and the electric field at the center of the pentagon due to the 5 positive charges are. बच्चों, देखने में हमें ऐसा फीलिंग आ सकता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके 5 चार्जेस है, फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल्स निकालना है बच्चों. लेट मी शो यू द ऑप्शंस, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑप्शंस. पांचों चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, द डायरेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व्ड. तो हर एक चार्ज के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, तब जाके टोटल पोटेंशियल आएगा. एंड हेंस द पोटेंशियल कैन नेवर बी जीरो. सो फार सो गुड. बराबर. अब सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए. हर एक पॉजिटिव चार्ज के वजह से सेंटर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज आएगा. एंड अगर अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आएगा तो 5 चार्ज के वजह से 5 फील्ड इंटेंसिटी आएंगे. और पेंटागन मतलब ये हर एक एंगल 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 इक्वल होता है. तो जो 5 फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी इक्वी स्पेस्ड आएगी. 1 2 3 4 5 इक्वी स्पेस्ड, मतलब कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल इक्वल रहेगा. तो बच्चों, जब ये सारे के सारे वेक्टर आइडेंटिकल होते हैं और कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल सेम 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 होता है तो इनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो बनता है. एंड हेंस द नेट फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो. द नेट फील्ड इंटेंसिटी will be zero. The net field intensity must be zero. Khatam. No solving, just a knowledge of the directions in the vector and the knowledge of the potential, whether it is a scalar or a vector, that will solve the question. Otherwise solve करने बैठेंगे तो काफी लेंदी सॉल्विंग लगेगा, बट थोड़ा सा लॉजिक, सही लॉजिक will give us the answer without solving, and hence I am putting it under the easy category. बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है. अगला सवाल आपको कह रहा है द लेजर बीम हैज द इंटेंसिटी गिवन टू अस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द बीम इज. बच्चों, हमें इंटेंसिटी दिया है और मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को बोला है. सो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए. एंड द फॉर्मूला इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. epsilon naught is a permittivity which is given to us in the question. E naught और B naught का रिलेशनशिप होता है E naught is a CB naught. So this becomes a half epsilon naught C square B naught square C. So the intensity का फॉर्मूला बन गया half epsilon naught B naught square C cube. C square multiplied by C is a C cube. So यहां से अपने को B naught मिलेगा. So let me arrange the term. 2 multiplied by I divided by epsilon naught divided by C cube is equals to, on the right hand side, B naught square, taking a square root. So ये बन गया B naught का formula. So B naught is equals to under root of 2 multiplied by 4 into 10 raised to 14 divided by
epsilon naught is a 8.85 into 10 raised to minus 12 multiplied by 3 into 10 raised to 8 the whole cube. So अब इसका हमें कैलकुलेशन करके b नॉट निकालने का है. 2 multiplied by 4 is a 8 into 10 raised to 14 the whole divided by 8.85 multiplied by 3 का क्यूब 27 multiplied by 10 raised to 24 minus 12 is a 10 raised to 12 और ये कैंसलेशन होके 10 raised to 2 न्यूमरेटर में बचेगा. 10 raised to 2 in the numerator, so numerator बन गया 800, denominator बन गया 8.85 multiplied by 27. And the options 1, 2, 5, 18. So options are pretty far away. So हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन का जो है गुंजाइश बना हुआ है. छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन जो है आप कर सकते हैं. बट मुझे लगता है कि ये नंबर और ये नंबर बड़ा ही क्लोज है, तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन अगेन अपन नहीं कर पाएंगे. सो 100 का स्क्वायर रूट इज अ 10, ऊपर बच गया 8, 8.85 और 27 बच गया डिनोमिनेटर में. सो ये आ गया अंडर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 27. अब अंदाजा अगर लगाए, देखो अंदाजा 8 और 8 को काट दिया, 27 का स्क्वायर रूट मतलब 25 का स्क्वायर रूट इज अ 5, 5 और 10 का कैंसिलेशन होके 2, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो फॉर श्योर गए. एंड हेंस द टू ऑप्शंस दे हैव केप्ट अ वेरी क्लोज. टू ऑप्शंस दे हैव केप्ट अ वेरी क्लोज. ओके, सो अब मुझे लगता है कि इसका कैलकुलेशंस करके अगर एग्जैक्ट 5 आता है तो आंसर है 2, और एग्जैक्ट 5 नहीं आता है तो आंसर है 1.83. परफेक्ट, राइट? सो लेट मी just do the cancellation of 8.85 with this. So I get 1.1 and that's it. That's it. 27 into 1.1 will not give me 25, will definitely give me more than 27. And hence इसका square root will not give me 5, it will definitely give me more than 5. More than 5 in the denominator, numerator में 10 है तो cancellation होके less than 2 ही आंसर आएगा. And that is how you do the approximation and reach to the final correct answer. Electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में चैलेंज छुपी हुई है. कैलकुलेशन पार्ट में समय लगे वैसा है, एंड हेंस इज अ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन. अगला सवाल बच्चों, द फिगर शोज द सर्किट which has the 3 resistances 9 ohm 9 ohm 9 ohm and the 2 inductor 4 millihenry each. The reading of ammeter at the moment the switch is turned on is. बच्चों जैसे ही स्विच को हम टर्न ऑन करेंगे उस मोमेंट पे एमीटर का रीडिंग क्या आएगा ये हमें पता करना है. सो बच्चों व्हेन स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो इंडक्टर में सडनली करंट आने के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे करंट को ऑपोज करने का काम करता है. इसलिए दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एट t इज इक्वल्स टू 0 inductor behaves as an open circuit. Why it behaves as an open circuit? Because जैसे ही करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा ईएमएफ इंड्यूस होएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को ऑपोज करेगा, इसलिए करंट को आसानी से फ्लो होने देगा नहीं. एंड हेंस दैट बिहेवियर इज नथिंग बट द ओपन सर्किट, करंट को फ्लो नहीं होने देना.
इतना अगर आपको समझ में आ जाए तो सवाल आपका बड़ा सिंपल बन जाए। ये बन गया आपका एमीटर, ये बन गया आपका बैटरी। जहां भी इंडक्टर लगा हुआ है उसको ओपन सर्किट बना दीजिए। जहां भी इंडक्टर लगा हुआ है उसको ओपन सर्किट बना दीजिए। सो दिस अरेंजमेंट becomes this: 9 ohms, 9 ohms, 9 ohms, 9 वोल्ट। दैट्स इट। यहां से करंट जाएगा नहीं, यहां से करंट जाएगा नहीं, करंट सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर से जाएगा। दैट्स इट। 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ओम्स लो लगा दीजिए। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज अ वी बाय आर, which is a 9 by 9. The answer is a 1 ampere, and that is our final correct answer. The question belongs to the EMI, or you can say this is the question belongs to the inductor concept. And this is a very easy question provided you know the concept. That's it. बच्चों एक शॉर्ट इसको लेकर के मैंने बनाया है 1 मिनट में। एक क्विक रिकैप, इंडक्टर और कैपेसिटर t इज इक्वल्स टू 0 पे कैसे बिहेव करते हैं, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे कैसे बिहेव करते हैं, उसको खास देख लें। उसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपे हुए हैं, उसको खास आप जो है देख लीजिए, वो काफी अच्छे से आपको काम में आएंगे। नेक्स्ट, the part of the straight capillary tube is placed vertically in the liquid. The liquid raises up to the certain height. If the inner radius of the capillary tube, the density of the liquid and the surface tension of the liquid decreases by 1% each, then the height of liquid in the tube will change by, so बच्चों height ऑफ कैपिलरी राइज एच का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाई रो आर जी। सवाल में कहा गया है सरफेस टेंशन इनर रेडियस एंड डेंसिटी 1-1% से कम हो रहे हैं, 1, 2 और 3 चीजें 1-1% से कम हो रही है। सो बच्चों नया हाइट डिवाइडेड बाय पुराना हाइट इज इक्वल्स टू नया सरफेस टेंशन अपॉन पुराना सरफेस टेंशन, पुराना डेंसिटी अपॉन नया डेंसिटी, पुराना रेडियस अपॉन नया रेडियस। कॉस थीटा 2 और जी रेशियो में कट जाएंगे। सवाल में एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, सो अज्यूमिंग दोनों के एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहेंगे। सो बच्चों नया हाइट डिवाइडेड बाय पुराना हाइट इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन 1% से कम कर देंगे तो 0.99 ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा। डेंसिटी 1% से कम कर देंगे तो 0.99 ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा। और रेडियस को भी 1% से कम कर देंगे तो 0.99 ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा। अब जो है ये टी, ये रो और ये आर कट जाएगा, एक बार 0.99 भी कट जाएगा। सो एच डैश बाई एच इज इक्वल्स टू 1 upon 0.99. So we are getting h dash is a h by 0.99, which is 100 h by 99. So 100 h by 99 का मतलब है h डैश h से बड़ा है, h डैश h से बड़ा है। नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना, पॉजिटिव मतलब बढ़ना। और 100/99 करेंगे तो आंसर 1.0 समथिंग विल कम, राइट। सो 100/99, सो 99 1 जा 99, 1 बचेगा, डेसिमल 0 0 0 1।
सो 1.01 टाइम्स मतलब 1% इंक्रीमेंट। 1.01 टाइम्स मतलब 1% इंक्रीमेंट। बच्चों ये डायरेक्टली जो रिलेशनशिप आपको निकालना है परसेंटेज वाला, उसके लिए भी एक शॉर्ट मेरा अवेलेबल है। परसेंटेज से डेसिमल में ओरली कैसे कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, सो उसको जरा देख लें एक बार, so that you get the idea about it. This is a surface tension and I am classifying under easy category question। बच्चों पूरे पहले शिफ्ट में सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत ही लिमिटेड सवाल जो है पूछे गए हैं। ओके आगे बढ़ेंगे हम। मुझे लग रहा है कि पेपर अभी तक मीडियम और इजी वाले क्वेश्चंस के साथ में बना है। अभी तक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने फेस किया नहीं है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। ऑलराइट, द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन टू अस। द क्वेश्चन सेज an object moves from position r1 to position r2 under the conservative force field F, the work done का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। W is a minus integration of F vector dot dr vector। Statement 2, any object moving from one location to another can follow infinite number of paths. Therefore, the amount of work done by the object changes with the path it follows for conservative force। जी नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ के साथ वर्क चेंज नहीं होता है कंजर्वेटिव फोर्स में। एंड हेंस पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू द वर्क पावर एनर्जी एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बच्चों पूरे सेशन 1 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन, कहीं सारे हर पेपर में कम से कम 2 से 3 ऐसे थियोरेटिकल सवाल आए हैं, इसीलिए सिनॉप्सिस रिवीजन पे खास ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एंड अगला सवाल इज द पैरेलैक्स मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड। बच्चों इसका दूसरा नाम है यूवी मेथड और पैरेलैक्स मेथड या यूवी मेथड, जिसमें फोकल लेंथ जब फाइंड करना होता है तो कंडीशन एक ही होती है, इमेज रियल बनने चाहिए। और इमेज रियल बनने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस के बियॉन्ड कहीं भी रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा। एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट answer। The questions belongs to the ray optics and it's a very much theoretical easy question। The wavelength of the light while it is passing through the water is a 540 nanometer। The refractive index of water is given. The wavelength of the same light when it is passing through the another medium with a refractive index 3/2 is। बैक टू बैक ऑप्टिक्स डोमेन के सवाल बच्चों आए हैं। इतना सिंपल सवाल, refractive index of second medium with respect to first medium is a lambda 1 by lambda 2। second medium की refractive index है 3/2 divided by first medium की refractive index है 4/3 is equals to lambda 1 है 540 और lambda 2 हमें निकालना है। So 3 multiplied by 3 is a 9, 2 multiplied by 4 is a 8। So this is becoming lambda 2 is equals to 8/9 multiplied by 540. So 9/60s and a 60 multiplied by 8 is a 480 and the 480 has to be our final correct answer। The question belongs to the wave optics and this is a super simple question।
नाउ वी आर गेटिंग समवॉट अ सुपर इजी एंड द इजी कैटेगरी क्वेश्चन। सो बच्चों, आपका टारगेट पहले स्कोर मैक्सिमाइज करने पे होना चाहिए। 1 घंटे में इजी सुपर इजी ढूंढ ढूंढ के स्कोर मैक्सिमाइज कर लो, और फिर समय बचे तो जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टारगेट करो। 3 small identical bubbles of water having a same charge on each coalesce म्हणजे combine to form a bigger bubble, then the ratio of the potential on initial bubble to that of the resultant bigger bubble is बच्चों potential of bubble of water म्हणजे ड्रॉप इज अ स्फेरिकल इन शेप, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। सो पोटेंशियल ऑन वन इनिशियल म्हणजे स्मॉलर बबल अपॉन पोटेंशियल ऑन बिगर बबल is equals to charge on a small upon charge on a big, radius of the big, radius of the small। तो 3 बबल है, तो छोटे बबल पे चार्ज अगर क्यू रहेगा तो बड़ा बबल ऐसे 3 छोटे बबल कंबाइन होकर के बन रहा है, तो बड़े बबल पे चार्ज 3Q रहेगा। ड्रॉप जब कंबाइन होते हैं तब उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सो वॉल्यूम ऑफ द बिगर बबल इज अ 3 times द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर बबल। यहां से हमें रेडियस के बारे में जानकारी मिलेगा। सो बिगर बबल का वॉल्यूम इज अ 4/3 पाई आर क्यूब is equals to 3 times 4/3 pi r cube. So radius of the bigger bubble, cube root of 3 multiplied by radius of the smaller bubble. So bigger bubble का radius में हम 3 raised to 1/3 इंटू आर एस सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ऊपर नीचे आर एस और ऊपर नीचे क्यू जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 raised to 1/3 और नीचे बचेगा 3। सभी में ऊपर 1, अच्छा सभी में तो नहीं, 3 ऑप्शन में ऊपर 1 बचाना है, तो 3 raised to 1/3 को मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर -1/3 है, सो 1 -1/3 is a 2/3. So 3 raised to 2/3 in the denominator is our final correct answer. The question belongs to the electrostatics, and I'm classifying this as a medium category question because the multiple steps are involved: the potential, the volume, and the ratio, and then you are reaching to the final answer. The medium category question it is. Okay, next. थियोरटिकल सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है और हमें पता करना है कि डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है। द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस linearly with a wavelength keeping the slit width constant। बच्चों W is a 2 lambda d by a, that is the width of the central maxima। वेवलेंथ के साथ में विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वेवलेंथ बढ़ने पे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बढ़ेगा। अगर पहला वाला ऑप्शन सही है तो दूसरा वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद अ डिक्रीज इन द स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ के साथ में इनवर्स प्रोपोर्शनल में है, तो स्लिट विड्थ घटेगा तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बढ़ेगा। और तीसरा वाला अगर सही है तो चौथा वाला अपने आप गलत हो जाता है। और ए और सी एक साथ कोई भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो पांचवा वाला स्टेटमेंट तो पढ़ के मतलब ही नहीं है।
सो दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। इतना सिंपल सवाल, इतना इजी फॉर्मूला, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अब एनटी अपने को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि भाई हम कहीं गलत तो नहीं। अरे भाई गलत हम नहीं है, गलत एनटीए है। और एनटीए के मिस्टेक के वजह से आप अपना जो है कीमती समय एग्जाम में बर्बाद ना करें। दिस इज अगेन अ ड्रॉप क्वेश्चन। 7 drop questions are found in physics in 2026 session 1. Using the simple pendulum experiment, the G is determined by measuring the time period. Which of the following plot represents the correct relationship between L and T? बच्चों सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। सारे के सारे ग्राफ में हमें 1/t² दिया हुआ है। सो लेट मी डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये मैंने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। एंड देन लेट मी टेक द रेसिप्रोकल। तो ये मैंने ले लिया रेसिप्रोकल। सो हमें रिलेशनशिप मिल रहा है 1/t² इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। सो 1/t² इज ऑन अ y एक्सिस जो L के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। बच्चों ये स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, t² is directly proportional to L, लेकिन 1/t² is inversely proportional to L. I hope these statements are making a lot of sense to every one of you. t² and L are directly proportional, लेकिन 1/t² and L are inversely proportional. So हमें 1/t² और L का ग्राफ प्लॉट करना है। t² और L का प्लॉट करना होता था तो स्ट्रेट लाइन आता था क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/t² और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के वजह से ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड दिस क्वेश्चन belongs to the oscillation and I'm putting it under the easy category. Once you know the relationship, then the plotting of the graph is a very simple, and hence this is an easy question. बच्चों हम MCQ काफी फटाफट आगे बढ़ के आ गए हैं। स्टार्टिंग के सवाल कुछ मीडियम कैटेगरी वाले थे, बट फिर आगे चलते चलते ड्रॉप क्वेश्चन मिला, इजी सुपर इजी वाले मिले, एंड हेंस आगे का रास्ता जो है फटाफट तय हो गया। देखते हैं बचे हुए सवाल किस तरह के हैं। The electric power line having the resistance of 2 ohm delivers 1 kilowatt of power at 250 volt. The percentage efficiency of the transmission line is, बच्चों पावर का फॉर्मूला होता है VI। सो पावर 1000 वॉट का डिलीवर करना है, वोल्टेज है 250, तो यहां से हमें करंट मिल जाएगा एंड द करंट विल बी अ 4 एम्पियर। अब ये करंट ये रेजिस्टेंस से फ्लो होएगा तो हमारा पावर डिसिपेट होएगा, लॉस होएगा कितना, तो I²R जितना। सो I है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस है 2, तो ये हो गया 32 वॉट का पावर डिसिपेट होएगा। सो हमें निकालना है परसेंटेज एफिशिएंसी, मतलब कितना पावर ट्रांसमिट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल कितना पावर था मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। 1000 वॉट का पावर ट्रांसमिट करने का था तो टोटल है 1000, जिसमें से 32 लॉस हो गया, तो ट्रांसमिट कितना हुआ, तो आंसर है 1000 माइनस 32 ट्रांसमिट हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100। 1000 माइनस 32 इज अ 968 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 20 कट जाएंगे, सो 96
8 96.8 तो नहीं है, लेकिन 96.9 है। तो हम जो है 96.9 के साथ में बड़े आसानी से कन्विंसिंगली जा सकते हैं। दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी and I'm putting it under the easy category question. Statement based question, assertion reasoning, statement based question, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन, कहीं सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन सेशन 1 में पाए गए हैं। बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं, सेशन 2 में आपको वापस से इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। A satellite is moving around the Earth in the orbit very close to the Earth's surface. The time period of revolution depends on density of the Earth. बच्चों, time period of satellite revolving close to the surface का फॉर्मूला ऐसा होता है, जिसमें हम मास के जगह पे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो रो और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो टाइम पीरियड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और बच्चों, जीएम की जगह पे GR² सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऊपर नीचे R² कट जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, एंड हेंस द फोर्थ ऑप्शन इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशन चैप्टर से थियोरेटिकल सुपर सिंपल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपका जवाब आ जाए, वैसा सवाल पूछा गया है। Next, again, back to back theoretical statement based question. Lot of theoretical questions in this paper. For a mechanical system of many particles, the total kinetic energy is a sum of the kinetic energy of all the particles. बिल्कुल, kinetic energy is a scalar quantity. एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, सब की kinetic energy मिला दें तो सिस्टम की kinetic energy बन जाएगी। The total kinetic energy can be sum of kinetic energy of center of mass with respect to origin and kinetic energy of all the particle with respect to center of mass as a reference. चलेगा ये भी। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन प्लस बाकी के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास will give us the system की काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, थियोरेटिकल सवाल है, सिनॉप्सिस बराबर से पढ़े हैं तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एंड हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, the second statement is also true, and hence both the statements are true. That is our final correct answer. The question belongs to LCM COM collision chapter, and this is a theoretical simple question. बच्चों, हम जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हैं, और यहां से हमारे एमसीक्यू खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल शुरू होने जा रहे हैं। तो पीछे पीछे के सवाल जो है बराबर से इजी इजी वाले फटाफट फटाफट होने वाले मिल गए हमें। सो वी आर रीचिंग टू द कंप्लीशन ऑफ द पेपर। स्टे ट्यून्ड बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आपको ये 8वां पेपर मैं देने जा रहा हूं, 2 और पेपर बाकी है। मेरा टारगेट है इसी हफ्ते में सारे के सारे पेपर आपके साथ में मैं शेयर कर दूं। सो चैनल के साथ जुड़े रहें, 2026 के जेईई की मजबूत तैयारी जो है करते रहें। और अगर आपको कुछ भी और चीजों की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, सभी चीजों में मैं आपको हेल्प करने के लिए जो है रेडी हूं। Light is incident on the metallic plate having the work function something. If the produced photoelectron have a zero kinetic energy, then the angular frequency of the incident radiation is, बच्चों, K max is equals to h nu minus phi naught Einstein's photoelectric equation। निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो
h nu minus phi naught will be 0. So phi naught is nothing but h nu. Work function is given to us 110 multiplied by 10 raised to minus 20 divided by h करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और h हमें दिया है 6.63 इंटू 10 रेस टू माइनस 34। तो ये हो गया 10 रेस टू 24। 110 डिवाइडेड बाई 6.63। 110 को 6.63 से सभी बच्चे जरा डिवाइड करेंगे। 110 को 6.63 से सभी बच्चे जरा डिवाइड करेंगे। 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 1.66 इंटू 10 रेस टू 23, 1.66 इंटू 10 रेस टू, ओ सॉरी, this is a 14, okay, 14, all right, and this is a 15, 1.66 into 10 raised to 15, but that is a trap. सवाल में फ्रीक्वेंसी पूछा नहीं है, सवाल में पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड हेंस दैट इज नॉट अ फाइनल करेक्ट आंसर। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई न्यू। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 रेस टू 15। तो आंसर जो है 10 रेस टू 15 से और बड़ा आएगा, 10 रेस टू 15 से और बड़ा आएगा। तो अब ये नंबर को जरा मल्टीप्लाई करके मुझे लगता है सभी बच्चे फाइनल नंबर पे पहुंच पाएंगे। सो फाइंड आउट विच इज द फाइनल आंसर, 1 और 3। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। है बड़ा सिंपल बट है बड़ा ट्रिकी, क्योंकि जनरली हमारी हैबिट होती है फ्रीक्वेंसी निकालना, बट सवाल एंगुलर फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। एंड फाइनली वी आर रीचिंग टू द लास्ट एमसीक्यू। मेजरमेंट से सवाल आया है एप्सिलॉन ई बाई टी का यूनिट निकालें। परमिटिविटी का यूनिट बच्चों होता है कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब, एंड टाइम का यूनिट इज अ सेकेंड। So 1 Newton is getting cancelled, 1 Coulomb is getting cancelled. Coulomb per second is a ampere divided by meter square is our final correct answer. Measurement का बड़ा ही सिंपल यूनिट के बेसिस पे सवाल आया है, तो इसको तो मैं सुपर इजी कैटेगरी में डालूंगा। यूनिट और डायमेंशन तो सभी बच्चों को ऐसे टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। हर चैप्टर में आपने जो है यूनिट और डायमेंशन देखे हैं। Now let us enter into the 5 numerical question which requires a lot of good accuracy in the solving, because one silly mistake in the calculation will give us a -1. Two masses m and a 2m are connected by a light string going over a pulley of a mass 30m and a radius 0.1 meter. बच्चों ये शिफ्ट में कहीं पेपर में मैसिव पुली वाले सवाल आए हैं, मास वाले पुली के सवाल आए हैं। वन मोर क्वेश्चन इन द सेशन 1 we are having a massive pulley, mass and the radius is given, and here we have a block of a mass m and another block of a mass 2m. This is a mass 30m and having some radius. The pulley is mounted in a vertical plane and it is free to rotate about its axis. The 2m mass is released from rest, and its speed when it has descended through the height of 3.6 meter is, मतलब ये 2m 3.6 मीटर नीचे जाएगा, तो बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये हमें पता करना है। सो बच्चों ये सवाल को हम सॉरी
लॉज ऑफ मोशन प्लस काइनेमेटिक्स के अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल को हम एनर्जी वाले अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। हाइट हमें सवाल में दिया हुआ है, स्पीड हमें निकालने को बोला है, तो एनर्जी वाला अप्रोच इज ऑलवेज अ क्विक अप्रोच, एंड द अप्रोच सेज द लॉस in gravitational potential energy is equals to gain in kinetic energy। ये वाला मास नीचे 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 जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होएगा, ये वाला मास ऊपर ऊपर आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होएगा? तो इसके नीचे जाने के कारण 2mgh का लॉस, और इसके ऊपर आने के कारण mgh का गेन, एंड हेंस द नेट लॉस इज अ 2mgh माइनस mgh। एक का लॉस, एक का गेन, इसीलिए सब्ट्रैक्ट। काइनेटिक एनर्जी एक इसकी रहेगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2mv²। दूसरी इसकी रहेगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और पुली भी रोटेट करने वाला है तो तीसरी रहेगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुली हाफ I⍵²। दिस इज वेयर द स्टूडेंट्स विल टेंड टू मेक मिस्टेक। वो पुली को तो गिनते ही नहीं है, मैसिव पुली है, उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिनना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स अ mgh is equals to mv² plus half mv² plus half the pulley is a disk, and hence disk का moment of inertia mr²/2 होता है, but the mass is a 30m, so 30m r²/2 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे v/r। v is a r omega, so omega is a v/r, and hence सब जगह से m m m m कॉमन निकल करके कैंसल, इधर बच गया gh, इधर बच गया v², इधर बच गया हाफ v², इधर r² और r² कट गया, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज अ 15, एक 2 डिनोमिनेटर में बचेगा, और v², लाइक दिस। g दिया है 10, हाइट दिया है 3.6, that is equals to 2 is a LCM, so it is a 2v² plus v² 3v² plus 15v², 18v² by 2, ये कट के 9, 36 divided by 9 is a v², v² is a 4, so v is a 2, and the 2 must be our final correct answer। the rotational motion का ये सवाल है, और इसी को मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में जो है क्लासिफाई करना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट एक है, पुली मैसिव है, 3 एनर्जी कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करके जो है आप आंसर पे पहुंच रहे। सो मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में इसको अपन डेफिनेटली रख सकते हैं। इंसुलेटेड सिलेंडर ऑफ अ वॉल्यूम is filled with a gas at a temperature and the 2 atmospheric pressure. Then the gas is compressed, making the final volume, the final temperature. So final pressure बताओ। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बारे में सवाल पूछा गया है। सो PV/T remains constant। बिना कोई भी यूनिट कन्वर्जन किए सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि एक तरह से रेशियो आप ले रहे हैं। सो वॉल्यूम इज अ 60, प्रेशर इज अ 2, द टेम्परेचर केल्विन में पुट करेंगे, P2 निकालना है। फाइनल वॉल्यूम इज अ 20 एंड द फाइनल टेम्परेचर इज अ 77। So 77 plus 273, 350,
सो ये जीरो गया, 5 6 30, 5 7 35, 6 और 60 गया। सो ये बन गया 10 और 2 20, और 20 भी गया तो ये बन गया 7। P2 is a 7 atmosphere is our final correct answer. The question belongs to the KTG and this is a super easy question, a super easy PV by T ratio लेकर के आंसर। Conducting circular loop is rotated about its diameter at a constant angular speed of 100 radian per second in a magnetic field of 0.5 Tesla perpendicular to the axis of rotation. When the loop is rotated by 30 degree from the horizontal, the induced EMF is given. Then radius निकालो। बच्चों ध्यान आपको देने का है यहां पे, circular conducting loop is rotated about its diameter and the magnetic field is perpendicular to axis of rotation। मतलब आपका सर्कुलर लूप ऐसा है, आपका ये डायामीटर के अबाउट आपका अगर लूप रोटेट होने वाला है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 डायरेक्शन में है। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर की तरफ है, लूप मान लो ऐसे रोटेट होने वाला है। तो इस केस में लूप में पीरियोडिक ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड द पीरियोडिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ऐसा होता है। सवाल ईएमआई चैप्टर से पूछा गया है। सो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है 15.4 मिली इज अ 10⁻⁻³ ई नॉट इज अ पीक ईएमएफ और पीक ईएमएफ को याद रखने का फॉर्मूला एन ओमेगा ए बी, जिसको हम जो है याद रखते हैं नवाब साइन ओमेगा टी इज बेसिकली अ थीटा एंगल। सो ये बन जाएगा 15.4 इंटू 10⁻⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं है इसीलिए 1, ओमेगा इज 100, area is a pi r square, magnetic induction is a 0.5 and the angle rotated is a 30, sin 30 is a half। और इसको जो है अब सॉल्व करके आप जो है रेडियस निकाल पाएंगे और वही सवाल हमसे पूछ रहा है रेडियस को मिलीमीटर में बताओ। आंसर मीटर में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो मिलीमीटर में मिलेगा। सवाल ईएमआई चैप्टर का है, सवाल इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन मुझे दिख रहा है पाई को 22/7 पुट करेंगे 154 और 22/7 में बड़े आसानी से जो है कैंसलेशन का स्कोप मुझे लग रहा है। नेक्स्ट, cylindrical conductor of the length 2 meter and the area of cross section 0.2 mm square carries the electric current. When its ends are connected to the 2-volt battery, the mobility of electron is, mobility हमें निकालना है। तो आपके खोपड़ी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, I is equals to NEAVD, drift velocity and electric field intensity mobility से related है। VD is a mu E, where mu is a mobility, और electric field intensity and potential difference V/L फॉर्मूला से रिलेटेड है। और सवाल में हमें बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, वायर का लेंथ दिया हुआ है, and hence this is the perfect formula to calculate the mobility. Mu is equals to IL by NEVD. So current is given to us in the question 1.6, length is a 2,
डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं नंबर डेंसिटी। 5 × 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया is a 0.2 mm square to meter square 10⁻⁻6 and Vd is a drift velocity. Vd is a drift velocity. ड्रिफ्ट वेलो ओके सॉरी माय मिस्टेक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को म्यू ई, ई को वी बाई एल पुट कर चुके हैं। सो वी है वी 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 नो वी डी वी इट इज V is a voltage, a potential difference, and the battery का potential difference is given as a 2, and that is a substitution. And I can see a cancellations. A 2 is getting cancelled, a 1.6 is getting cancelled, 5 into 0.2 is a 1. ये बनेगा 10⁻⁻25, तो ये बनेगा 10⁻3, ऊपर जाके 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। सो अल्फा का वैल्यू आएगा 1, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे सवाल है, medium category, because one substitution, the second substitution, and the calculation, and hence putting it under the medium category question. The last question of the paper, the last question we are at. The capacitor P with a capacitance something is fully charged with a potential difference of 6 volt and then disconnected from the battery. So let me calculate how much is the charge on the capacitor by using the formula Q is equals to CV 10 into 10 raised to minus 6 multiplied by 6. So this is a 60 into 10 raised to minus 6 coulomb. Then the battery is disconnected and the charged capacitor, यह charged capacitor is connected across another Q capacitor with a capacitance something. Okay, दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया है जिसका कैपेसिटेंस है 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 फराड। तो दूसरे कैपेसिटर पे इक्विलिब्रियम के दौरान कितना चार्ज आएगा, तो इस पे अपने को चार्ज निकालने का है। सो बच्चों ये कैपेसिटर पे चार्ज है, उसको अनचार्ज्ड कैपेसिटर से लगाएंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कब तक? जब दोनों कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम ना हो जाए तब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस चलेगा। सो दूसरे वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, तो अगर फाइनली दोनों कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम बनने वाला है तो हम कहते हैं कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। और जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो चार्ज डिवाइडर फॉर्मूला लगा सकते हैं। चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर इज अ सेकेंड कैपेसिटेंस upon sum of the capacitance multiplied by total charge which is to be divided. So second capacitance is a 20 into 10 raised to minus 6 divided by sum of the capacitance is this multiplied by total charge which is to be divided is here. So this is becoming 20 into 10 raised to minus 6 divided by 30 into 10 raised to minus 6 into the total charge. So 30 और 60 का cancellation हो गया, 10 raised to 6 और 10 raised to minus 6 और minus 6 भी गया। So 40 into 10 raised to minus 6 आएगा और हमें अल्फा 10 raised to minus 5 के टर्म्स में चाहिए। So 4 into 10 raised to minus 5 आएगा and 4 into 10 raised to minus 5 must be our final correct answer, and that is our final correct answer. कैपेसिटर का सवाल है ये, and that is the end of the paper. बच्चों 8 पेपर
200 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं। ये चैनल पे 200 क्वेश्चन का खजाना अवेलेबल है, अब उसको इस्तेमाल करें। और सेशन 2 में मजबूत तैयारी के साथ में फिजिक्स में मजबूत स्कोर खींचने पे आपका जो है फोकस रहना चाहिए। बच्चों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इसी संडे के पहले 9वां और 10वां पेपर भी जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करके दूं, सो दैट अवर 10 पेपर का दिस सीरीज गेट्स ओवर। ऑलराइट, पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए और मजबूत ताकत के साथ में सेकंड सेशन अप्रोच करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।